मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहाचार्य हिंदी, MSc कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद, पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। आज का प्रकरण चंद्रगुप्त नाटक में रस विवेचन। इस नाटक में दो रस ही सर्वप्रधान रहे हैं, वीर और श्रृंगार। इसकी कथा विदेशी आक्रमण से आंदोलित प्राचीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कथा है, इसलिए इसमें युद्ध और कूटनीति इन दोनों को प्रधान स्थान मिला है और इन दोनों में ही संघर्ष भरा रहता है। इसलिए संघर्ष को इस नाटक का मूल स्वर माना जा सकता है। इस संघर्ष को विकसित करने में वीर रस प्रधान भूमिका अदा करता है और प्रेम संबंधों का भी चित्रण होने के कारण श्रृंगार वीर रस का सबसे बड़ा सहायक बना रहता है। इन दोनों रसों के इस पारस्परिक सहयोग का रहस्य हमें चंद्रगुप्त के उस कथन में मिल जाता है जब वह सिकंदर के विरुद्ध होने वाले मालवों के युद्ध के पूर्व मालविका से गीत सुना देने का आग्रह करता है। मालविका गीत गाने में इसलिए संकोच करती है कि युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ी है, आजकल मालव स्थान में कोई गाता बजाता नहीं। यह सुनकर चंद्रगुप्त कहता है, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि न होगी। मालविका न जाने क्यों आज ऐसी कामना जाग पड़ी है। रणभेरी के पहले मुरली की एक मधुर तान सुन लेना वीरों के लिए टॉनिक का काम करती है। वीर हृदय अपने प्रिय की स्मृति से उत्साहित हो निर्भीक भाव से युद्ध के जीवन मरण के संग्राम में दोगुने उत्साह के साथ कूद पड़ते हैं। साहित्य में अनादिकाल से इसी कारण वीर के साथ श्रृंगार का घनिष्ठ सहयोग दिखाया जाता रहा है। जिस प्रकार श्रृंगार आरंभ में वीर रस को परिपक्व बनाने में सहायता करता है, उसी प्रकार वीर रस के उन्माद का शमन हो जाने पर भी वीरों को अपनी शीतल छाया में विश्राम दे उनकी सारी क्लांति दूर कर देती है। इसलिए वे ही साहित्यिक कृतियां श्रेष्ठ मानी जाती रही हैं जिनमें वीर और श्रृंगार रसों का मणिकांचन सहयोग समन्वय हुआ मिलता है। प्रसाद का चंद्रगुप्त भी ऐसा ही अनुपम साहित्यिक रत्न है। इस प्रश्न में जिस कथन को उद्धृत किया गया है वह वीर श्रृंगार के केवल एक ही पक्ष को उजागर करता है। इस पक्ष को उत्तरार्ध माना जा सकता है तथा वीर हृदय को रमणी द्वारा संघर्ष के लिए उत्तेजना प्रदान करने को इसका दूसरा पक्ष अर्थात पूर्वार्ध कहा जा सकता है। दोनों ही रूपों में कुल मिलाकर श्रृंगार रस वीर रस का एक सशक्त प्रेरक बनकर आता है। चंद्रगुप्त नाटक संघर्ष प्रधान नाटक है। इसमें वीर पुरुष और वीर रानियां अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा करने में प्राणपण से जुटी दिखाई पड़ते हैं। कूटनीति के चक्र रचे जाते हैं, युद्ध होते हैं और इन सब के बीच दोनों वर्गों के पात्र एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, प्रेम करने लगते हैं और उस प्रेम के आदान प्रदान से नई शक्ति और नए उत्साह का अर्जन कर पुनः अपने राष्ट्र रक्षा के प्रयत्न में जुट जाते हैं। अलका सिंगरण, मालविका चंद्रगुप्त, कार्नेलिया चंद्रगुप्त, राक्षस सुवासिनी आदि के पारस्परिक प्रेम व्यापार उन्हें सुमार्ग अथवा कुमार की ओर अग्रसर करते रहते हैं। यह प्रेम व्यापार कुछ पात्रों के मध्य निम्न और कलुषित रूप भी धारण कर लेता है, जैसे अलका और कल्याणी के प्रति पर्वतेश्वर का आकर्षण। अब हम यहाँ एक एक कर वीर और श्रृंगार इस नाटक में पाए जाने वाले इन दोनों रसों का विवेचन करने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम वीर रस का विवेचन। कुछ आलोचकों ने अकेले चंद्रगुप्त को ही वीर रस का आश्रय मान उससे संबंधित तीन प्रधान घटनाओं में ही वीर रस का प्राधान्य माना है। उनके अनुसार ये तीन घटनाएं सिकंदर से चंद्रगुप्त का युद्ध, फिर नंद से और अंत में सिलूकस से उसका युद्ध, अर्थात सिकंदर, नंद और सिलूकस वीर रस के प्रधान आलंबन रहे। उक्त तीनों घटनाएं अपना अपना पृथक अस्तित्व रखती हुई भी एक ही आधार अर्थात चंद्रगुप्त से जुड़ी हुई हैं। इन तीनों घटनाओं का फल भोगता चंद्रगुप्त ही रहा है। शास्त्रीय दृष्टि से देखने पर इसमें वीर रस के सारे अंश मिल जाते हैं। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी आदि सभी की अवस्थिति रहती है, परंतु हमारे विचार से सिकंदर के साथ हुए युद्ध में वीर रस का आश्रय अकेले चंद्रगुप्त को ही माना जा सकता है। सिकंदर के साथ दो युद्ध होते हैं, पहला सिकंदर और पर्वतेश्वर का युद्ध, दूसरा मालव शूद्रक की सम्मिलित वाहिनी का सिकंदर के साथ युद्ध। पहले युद्ध में वीर रस का आश्रय पर्वतेश्वर को ही माना जाएगा क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं रहा। दूसरे युद्ध में यद्यपि चंद्रगुप्त सम्मिलित वाहिनी का प्रधान सेनापति है, परंतु सिंगरण ही सबसे ऊपर उभर कर आता है। इसलिए इस युद्ध का नायक और वीर रस का आश्रय सिंगरण को ही मानना चाहिए।
इस प्रकार इस नाटक में वीर रस के 3 आश्रय हमारे सामने आते हैं, चंद्रगुप्त, सिंहरण और पर्वतेश्वर। यद्यपि इनमें से पर्वतेश्वर का वीर रूप सिकंदर युद्ध के पश्चात धूमिल हो उठता है, परंतु चंद्रगुप्त और सिंहरण अंत तक वीर रस के आश्रय बने रहते हैं। इनकी वीरतापूर्ण उक्तियाँ इस नाटक में आदि से अंत तक बिखरी हुई मिलती है। सारा नाटक आदि से अंत तक वीर रसपूर्ण वातावरण में ही पूरा होता है। इन वीर पात्रों का लक्ष्य ही वीरता द्वारा राष्ट्र की रक्षा करना है। इसी कारण इस नाटक में आद्यंत वीर रस का ही परिपाक होता दिखाई पड़ता है। यह वीरता विभिन्न कार्यों घटनाओं की मूल प्रेरणा बनकर सामने आती है। अतः इस संपूर्ण नाटक में वीर रस का ही प्राधान्य मानना चाहिए। वीर रस के शास्त्रीय पक्ष को स्पष्ट करने के लिए हम केवल एक ही प्रसंग चंद्रगुप्त और नंद के संघर्ष को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। डॉक्टर शंभुनाथ पांडे के अनुसार इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। आलम्बन नंद, उद्दीपन नंद का अत्याचार, सक्टार का भूगर्भ से बाहर आना, अपनी कहानी सुनाना, मौर्य दंपति का बंदी होना, राक्षस सुवासिनी के परिणय का विच्छेद, राक्षस सुवासिनी का बंदी बनाया जाना, अनुभाव चाणक्य का प्रण करना, माता पिता के बंदी होने पर चंद्रगुप्त का उत्तेजित होना, सक्टार का मनुष्य मात्र से घृणा करना, संचारी भाव गर्भ। नंद का ये उदाहरण देख सकते हैं। नंद कहता है, आज सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूंगा, नहीं पैर पटक कर हाथियों के पैरों तले कुचलवा दूंगा। नंद नीच जन्मा है तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूं। यह नाम सुनकर लोग कांप उठे। प्रेम न सही, भय का सम्मान हो। स्मृति सक्टार सोचते हैं, 7 हत्याएं, यदि नंद 7 जन्मों में मेरे ही द्वारा मारा जाए तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूं। द्वितीय घटना में प्रारंभ तथा विस्तार तो वीर रस का ही है, किंतु नंद की हत्या होने के कारण उसकी परिणति विवत्स रस में हुई है। यह उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इस नाटक में रस परिपाक की शास्त्रीय दृष्टि से भी वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ मिलता है। अन्य घटनाएं भी इस दृष्टि से पूर्ण है। राष्ट्र रक्षा इस नाटक का मूल उद्देश्य रहा है। राष्ट्र रक्षा के लिए इस नाटक के राष्ट्रभक्त पात्रों को राष्ट्र के देशी विदेशी शत्रुओं से टक्करें लेनी पड़ी हैं। इसी कारण इस नाटक में वीर रस का प्राधान्य रहा है। प्रसाद के नाटकों के मर्मज्ञ डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा भी इस नाटक में वीर रस का प्राधान्य मानते हुए लिखते हैं कि जिस क्रम से भी हो, परिणाम में नाटक वीर रस का ही ठहरेगा। इसमें संपूर्ण अवयवों के संयोग से, जिनका हम नंद के संदर्भ में ऊपर उल्लेख कराए, वीर रस की ही निष्पत्ति हुई है। नाटकों में अंतिम स्थल पर जो प्रभाव की अनुभूति होती है वह पूर्ण रस निष्पत्ति का कारण बनकर चमत्कार उत्पन्न करने और लोकोत्तर काव्यानंद देने में सहायक बनती है। इस प्रभाव की अनुभूति में मूलतः वीर रस ही प्रधान ठहरता है। नाटक भर में सब कार्य व्यापार भी युद्ध के स्वरूप से ही संबंध है और सभी का लक्ष्य वीर रस की निष्पत्ति है। इस तरह से हम देखते हैं कि वीर रस चंद्रगुप्त नाटक का प्रधान रस है, लेकिन कुछ लोग श्रृंगार रस की उपस्थिति पर भी चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में हम चंद्रगुप्त नाटक में श्रृंगार रस पर बात करेंगे। धन्यवाद।